हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का इस बेहतरीन से क्लास में स्वागत करता हूं। जल्दी से आइए, जुड़ जाइए और स्टार्ट कर लें क्लास को। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि सेल जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोशिका वाला चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यहां से क्वेश्चन आना तय है, निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन रहेगा। तो इस वजह से इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से आपको समझना चाहिए। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज पहला क्लास इस चैप्टर का है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एकदम दमखम लगा करके शेयर होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस क्लास से जुड़ सके और इससे लाभ उठा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे कि अगर देख पा रहे हैं हम नवीन राज यदुवंशी, उसके बाद मिस्टर सोनाली कुमारी, उसके बाद मिस्टर रोहित यादव, पूजा कुमारी, लकी कुमार, मिस्टर रोहित यादव, किशन कुमार, बहुत सारे बच्चे हैं। मृदु अंजलि कुमारी, फिर कृतिका, उसके बाद आयुष कुमार, आकाश कुमार, किशन कुमार, उसके बाद निहाल कुमार, सुमंत कुमार, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है सभी इस क्लास में। चलिए स्टार्ट कर लें, बोलिए स्टार्ट कर लें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, सभी लोग क्लास को शेयर कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर हम लोग 8 की शुरुआत कर चुके हैं, 8 की शुरुआत कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। जीवन की आधारभूत इकाई, क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। इसको टू प्रूफ आप लोग देखेंगे कि आखिर कारण क्या है, क्या कारण है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई माना जाता है। इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, राधे राधे, गुड इवनिंग। सभी लोगों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है। आप लोग अब जो है एक बार दबा करके शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, तब जो है आज का मैं फैक्ट बताने वाला हूं। टुडे यानी कि फैक्ट ऑफ द डे अब आपके सामने आएगा। एक बार आप लोग क्या करेंगे, दबा करके शेयर करेंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे। जितने लोग अभी जुड़े हैं सारे लोग शेयर करेंगे। फैक्ट ऑफ द डे आपके सामने आएगा, और जैसे फैक्ट ऑफ द डे सामने आएगा एकदम एकदम जो है बच्चे जो है डबल हो जाने चाहिए, डबल बच्चे हो जाने चाहिए एकदम। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, इस क्लास में जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, कल जो है आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स था। उसमें आप लोग बहुत अच्छे, जैसे आपको तो नंबर में नहीं सुना सकता हूं, हाँ, नंबर आपको नहीं सुना है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एवरेज आप लोगों का स्कोर आया था। 43, किसी का 44, किसी का 40, किसी का 42, 47, ऐसे करके आप लोगों ने स्कोर दिया था उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी तरह से आप लोग जो है मेहनत करते रहे। ठीक है, आपके सामने आज का फैक्ट आ गया। देखिए आज का फैक्ट क्या है, सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहां गया जी? हाँ, आ गया, फैक्ट आ गया। आज देखिएगा फैक्ट ऑफ द डे क्या है, ध्यान समझिएगा। दिमाग को तेज करने के लिए, किसको? आप कहेंगे गुरुजी दिमाग को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दिमाग को तेज करने के लिए दही खाएं। दिमाग को तेज करने के लिए दही खाएं। क्यों? दही में एमिनो एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एमिनो एसिड होता है, जिससे तनाव दूर होता है और दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल। अगर दही खाते हैं तो स्ट्रेस जो होता है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो है, यह स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा। जैसे स्ट्रेस कम होगा दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दही का सेवन करें। बिल्कुल, आज का ये फैक्ट था। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास की शुरुआत कर लें।
जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा 45 आया था, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 45, 46, 44 यानी कि 40 प्लस वाले बच्चे अधिकांशतः थे, अधिकांशतः 40 प्लस वाले बच्चे थे। आज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परिवर्तन बैच जो 11th साइंस के लिए है, 11th साइंस के लिए ये हमारा परिवर्तन बैच है। इसमें आपको अनेकों सुविधाएं मिलने वाली है, ठीक है, अनेकों सुविधाएं मिलती है। अगर आप नहीं जुड़े हैं इस बैच से तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ऐप से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप क्या है? दिशा क्लासेज। कौन सा? दिशा क्लासेज, दिशा ऑनलाइन क्लासेज है, दिशा ऑनलाइन क्लासेज का ऐप है। इस ऐप से जुड़ करके आप जो है यहां से भी पेमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर से आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़ जाते हैं। अब आ गए यहां पे, अब परिचय सबसे पहले कर लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले परिचय कर लेते हैं। अब आप कहिएगा गुरुजी किसका परिचय होगा, किसका परिचय होगा? आपको पता है कि हम लोग जो है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग कोशिका पढ़ने वाले हैं। क्या? कोशिका पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस कोशिका के बारे में। कोशिका में आप लोग को पहले से भी जानकारी होगा। कोशिका यानी कि सेल, कोशिका यानी सेल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, इसी की परिचय होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इस चैप्टर में अगर हम सेल की बात करेंगे, कोशिका की बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहां कंटेंट देखिए, सबसे पहले आप कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है यहां पे, बिल्कुल सबसे पहले अगर एक नंबर की बात करें, अगर एक नंबर की बात करें तो यहां पे हम लोग क्या सीखेंगे कि कोशिका, क्या सीखेंगे? कोशिका सीखेंगे, यानी कि इसका परिचय, कोशिका, कोशिका का परिचय देखेंगे। परिचय यानी कि अगर सामने अगर कोई भी आता है, अननोन पर्सन आता है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले उसका इंट्रो लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर आगे की कहानी शुरू होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग सेल की शुरुआत करेंगे, कोशिका की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले इसका इंट्रो देखेंगे, है ना, कि सेल है क्या, है ना जी, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रो करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? बोलिए। उसके बाद हम लोग कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, सेल थ्योरी की बात करेंगे। किसकी? कोशिका सिद्धांत की बात उसके बाद हम लोग करेंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेल थ्योरी किसने दिया और कब ये सेल थ्योरी आया था, किसने और कब दिया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ठीक है। अब फिर बात हम लोग किसकी करेंगे? सेल थ्योरी की बाद हम लोग बात किसकी करेंगे? तो हम लोग कोशिका के समग्र अध्ययन करेंगे, यानी कोशिका का समग्र अध्ययन इसके बाद हम लोग करेंगे। कोशिका का समग्र अध्ययन, कोशिका का समग्र अध्ययन। कोशिका के समग्र अध्ययन में किस चीज का अध्ययन होगा? तो आप कहेंगे कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। किसका? कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। ये कोशिकांग होता क्या है? तो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली अनेकों रचनाएं हैं, उसके अंदर पाई जाती है, उसकी बातें हम लोग करेंगे। जैसे राइबोसोम की बात हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई, केंद्रक की बात हो गई, अंतःप्रज्वलिका की बात हो गई, कोशिका द्रव्य की बात हो गई। यानी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको कहेंगे कोशिकांग, और उस कोशिकांग का अध्ययन कोशिका के समग्र अध्ययन के अंतर्गत करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के भी बारे में जानेंगे। किसके कहेंगे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक ये कोशिका क्या होती है और कहां पाई जाती है, इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये सारी चीज हो गई, ये सारी चीज हो गए कि हम लोग क्या क्या कंटेंट
आने वाला है सामने। अब थोड़ा सा आते हैं सीधे परिचय पे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस होना है आपको किससे? कोशिका से इंट्रोड्यूस होना है, परिचय कराना है। चलिए अगर हम बात कर लें, परिचय की बात करते हैं, ठीक है। सारे लोग परिचय होना चाहते हैं। किससे परिचित होना चाहते हैं? कोशिका से परिचित होने के लिए आप लोग तैयार हो गए? बोलिए तैयार हैं? अब थोड़ा सा परिचय करा लिया जाए, थोड़ा सा परिचय करा लिया जाए। इससे कोशिका से परिचय होने से पहले अगर आपसे कोशिका परिचय होना चाहे तब आप क्या करेंगे? तो मैं आप लोगों से एक बार आप लोगों से पहले परिचित होना चाहूंगा। आप सभी लोग ये बताएंगे आप कहां से बिलोंग करते हैं। आप वही अपने जिला का नाम बताएंगे कि आप सभी लोग कहां से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे कोशिका पर कि कोशिका कहां से बिलोंग करती है और ये कोशिका परिचय अपना देने वाली है। ठीक है, हाँ, ये कोशिका अपना परिचय देने वाली है। अगर हम बात करेंगे पर्यावरण की, किसकी? पर्यावरण की बात कर लेते हैं। शुरुआत हम कहां से करने वाले हैं? पर्यावरण से ही शुरुआत कर देते हैं। ठीक है जी, हाँ, पर्यावरण से शुरुआत करते हैं, इन्वायरमेंटल से शुरुआत करते हैं। पर्यावरण है ना जी, पर्यावरण से हम लोग शुरुआतें कर लेते हैं। पर्यावरण में आप जानते हैं कि दो ही तरह के तो जीव मिलेंगे, दो ही तरह के जीव मिलेंगे। एक मिलेगा एक कोशिकीय, नहीं सॉरी, एक मिलेगा सजीव और दूसरा मिलेगा निर्जीव, है ना। एक मिलेगा सजीव और दूसरा मिलेगा निर्जीव। बहुत बढ़िया। जमुई से बेगूसराय, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, पटना, किशनगंज, छपरा, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद औरंगाबाद, रोहतास, बलिया। क्या बात है, बहुत मजा आ गया जी। हम तो सारे जो है यहाँ के जिलों का नाम ही याद कर लिए। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ये देखिए कि पर्यावरण में दो तरह के आप जीव देखे। एक तो जीव आप देखिए सजीव, क्या? एक हो गया, यहां पे ले लेते हैं, एक हो गया सजीव। अब हम बात करते हैं किसकी? सजीव की बात करते हैं। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया निर्जीव। निर्जीव आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं सभी लोग। सजीव जिसमें जीवन हो, सजीव यानी जिसमें जीवन हो, और निर्जीव यानी जिसमें जीवन नहीं हो। चलिए इतना बात तो आप लोग जानते हैं, इतना बात तो आप लोग जानते होंगे। बोलिए, इतना बात जानते हैं, जिसमें जीवन है उसको सजीव और जिसमें जीवन नहीं है उसको निर्जीव कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अब बात ये आती है, अब हम लोग थोड़ा सा अब अपने परिचय यानी कि कोशिका से बात कर लेते हैं। हम लोग किसके दृष्टि से बात करेंगे? हम लोग सेल के दृष्टि से बात यहां पे करने वाले हैं। हमको ये नहीं देखना है कि किसमें जीवन है और किसमें जीवन नहीं है। चलिए, नवादा से भी कुछ बच्चे आ गए और कुछ बच्चे लखीसराय से हैं और कुछ बच्चे जमुई से भी आ गए हैं। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। गलू कुमार सिंह गोपालगंज, बक्सर जिला से भी कुछ बच्चे आ गए हैं। उसके बाद हाँ, नसीम शेख हैं जो गोपालगंज से हैं। और उसके बाद हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जहां से भी हैं, बिहार के कोने कोने से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? चलिए अब बात करते हैं यहां पर सेल के पर्पस से। किसके पर्पस से? आप कहेंगे गुरुजी सेल के पर्पस से थोड़ा सा बातें कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सेल के पर्पस से, कोशिका के पर्पस से। ध्यान दीजिएगा, सजीव में कोशिका उपस्थित होती है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है ना, सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो सजीव लिखे हैं इसमें कोशिका लिखेगा। सजीवों में कोशिका उपस्थित होती है, कोशिका उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। पहली बात तो ये हो गई कि सजीवों में क्या होती है? कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे बात करें निर्जीव की, तो निर्जीव में कोशिका उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, हाँ, निर्जीव में कोशिका उपस्थित नहीं होती है। चलिए, निर्जीव में यहां लिख के जाएंगे, निर्जीव में कोशिका उपस्थित नहीं होती है। कोशिका उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, हाँ, चलिए, नहीं होती है। कुछ बच्चे गया से भी हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गए कि सजीव में कोशिका उपस्थित होती है और निर्जीव में कोशिका उपस्थित नहीं होती है। ये बात हो गई कोशिका के पर्पस से।
ठीक है, कोशिका के पर्पज से हो गए कि जीव में सजीव और निर्जीव हो गए। और सजीवों की अगर बात करें तो इसमें कोशिका उपस्थित होती है और इसमें कोशिका उपस्थित नहीं होती है। बात यहां तक नहीं रहती है, बात आगे जाकर के लटक जाती है, फंस जाती है। कब? जब आप वायरसों की बात करते हैं। वायरस में भी कोशिका उपस्थित है या कोशिका उपस्थित नहीं है, यह बात जब आती है तो वहां पे हम लोग थोड़ा देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या कोशिका, अगर मान के चलिए कि अगर वायरस अगर हम कहें कि निर्जीव है, अगर वायरस को कहें निर्जीव है, तब तो हम कहेंगे कि वायरस में कोशिका होती ही नहीं है। और जब हम कहेंगे कि वायरस सजीव है तो वहां देखेंगे कोशिका उपस्थित होती है। तो यहां पे बात आकर के थोड़ी सी उलझ जाती है और हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वायरस होते हैं वो अपवाद में आते हैं। कहां? आप कहेंगे वायरस जो होता है, यहां स्टार देकर लिख लीजिएगा, स्टार दीजिएगा, लिखिएगा अपवाद। क्या लिखेंगे? अपवाद लिखेंगे। अपवाद एक्सेप्शन। क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन। यानी अपवाद में कौन है? अपवाद में कौन है जी? अपवाद में है वायरस। कौन है? अपवाद में है वायरस आपके। और वायरस जो है, वायरस लिखिएगा सभी लोग, वायरस। चलिए हम लिख दिए वायरस। ये अपवाद में है। क्या है? अपवाद में है। क्यों अपवाद में है? तो वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। क्या होता है? कड़ी होता है। कहिएगा कैसे? कैसे कड़ी होता है? ध्यान दीजिएगा, जब ये वायरस सजीवों के संपर्क में आता है तब जाकर के वृद्धि करना शुरू कर देता है, गुणन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब यह वायरस सजीवों के संपर्क से दूर रहता है तो इसमें गुणन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए नीरज कुमार नवादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए वेलकम है, औरंगाबाद से बोलिए, बिल्कुल बोल दिए। चलिए अब यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन आप यहां पे दे करके लिख ही लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ एक लाइन यहां पे दे करके लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी वायरस होता है। कौन? आप कहेंगे वायरस। थोड़ा सा और इसको नीचे लिखते हैं, हाँ लिखिए वायरस। वायरस सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। के बीच का कड़ी होता है, कड़ी होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी कौन होता है? तो आप बोलेंगे वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। जो किस में आता है? तो आता है अपवाद में, एक्सेप्शन में आता है। जो ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है, ना तो सजीव है और ना ही ये निर्जीव है, एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए इतना बात कितने लोगों को समझ में आ गया? इतना बात जो हमने बताया कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो सारे लोग यस लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे यस, समझ में आ गया, आगे बढ़ लिया जाए। हाँ बिल्कुल, चलिए एक बार सभी लोग शेयर भी कर देंगे, सारे लोग शेयर भी कर देंगे, मजा आएगा जी। हाँ ठीक है जी, हाँ गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। जितने बच्चे जुड़े हैं सारे लोग अगर शेयर करते हैं तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। गया से भी कुछ बच्चे आ गए हैं, अभी भी बिहार के कोने कोने में आपको पहुंचाना है इस क्लास को। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है क्लास को अच्छी तरह से लेना और आपके भेजे में इस बात को उतार देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हाँ जी, यस यस यस, सारे लोग लिखना शुरू कर दिए। आगे आते हैं। अब बात हम किसकी करेंगे? सेल की बात करेंगे। किसकी? सेल की बात करेंगे। उससे पहले अगर इतना बात अगर आप लोग जान गए, अगर आप इतना बात अगर जान गए हैं तो थोड़ा सा और बातें हम आगे बढ़ा लें। हाँ थोड़ा सा बातें आगे बढ़ा ले, बिल्कुल गुरुजी बढ़ा लीजिए। ठीक है, हाँ तो चलिए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। और यहां पे ध्यान दीजिए, अब आपको ये तो पता चल गया होगा, सेल से ये बात पता चल गया होगा कि यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे दो बात लिख लीजिएगा स्टार देके। एक बात तो पहले ये लिखेंगे
पहली बात ये लिखेंगे कि सजीव क्या है। सजीव ये है, पहले वाला परिभाषा छोड़ दीजिए, पहले वाला जो पर्पस आपका था वह वृद्धि से था, उस चैप्टर में जाए तब वृद्धि होगा, जनन होगा, ये सब सजीवों का था। लेकिन यहां पे आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने यहां पे सीखा जितने भी सजीव होंगे उसमें कोशिका उपस्थित होगी, है ना। उसमें कोशिका उपस्थित होगी, ठीक है। हाँ, चल लिखेगा, लिखेगा सजीव ये हैं, लिखिएगा यहीं से, सजीव वे हैं, वे हैं, सजीव वे हैं जिनमें जीवन की आधारभूत इकाई, सजीव वे हैं जिनमें 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 क्या होगा, जीवन की आधारभूत, क्या बोलेंगे, जीवन की, लाइफ की, जीवन की आधारभूत, आधारभूत, आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई कोशिका, आधारभूत इकाई कोशिका पाई जाती है ना, यही में जानते हैं। हाँ, आधारभूत इकाई कोशिका पाई जाती है, ये तो आपका रट्टा रटाया है, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ करेंगे हम, इसको प्रूफ करेंगे कब, जब सेल थ्योरी आएगा, स्वान और स्लाइडन के द्वारा दिया गया जब सेल थ्योरी आएगा, कोशिका सिद्धांत, वहां पे ये प्रूफ हो जाएगा। वैसे तो आप लोग ये लाइन याद कर लिए है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होती है, तो ये कोशिका होती है। इतना बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है सेल से, कि जब हम बात करते हैं जीवों की, किसकी बात करते हैं, जीवों की बात करते हैं, यानी जीवों में कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें कि यहां पर कितने जीव होते हैं, यानी कितने प्रकार के जीव होते हैं, तो आप कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। याद आ रहा है, आप लोगों को भी पता होगा कि यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जीव और मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ बहु कोशिकीय जीव। क्लियर, इतना बात आप लोग जानते हैं। तो हम किस आधार पर बोले, किस आधार पर बोले, तो आप कहेंगे कि गुरुजी आप बोले कि आप बोले कि जीवों में उपस्थित, किसमें, जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, हाँ, जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। चलिए ये बात तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब कौन कौन से होते हैं, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से है। दो तीन का तो नाम आपको ऐसे भी याद होगा और याद होना भी चाहिए अगर बायो के स्टूडेंट है तब, ठीक है। अब इतना आप लोग लिखिए, तब तक यहां पे हम इस बात को नोट डाउन कर देते हैं। पहला बात तो ये लिखना होगा यहां पे कि जीवों में उपस्थित, हाँ, यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। जीवों में उपस्थित, किसमें, जीवों में उपस्थित, जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या, किसकी, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, की संख्या के आधार पर की संख्या के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, हाँ, कितने प्रकार के बताइए जीव दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, अमीबा का नाम आप लोग दे रहे हैं, हाँ, आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार है, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, जब यहां दो प्रकार की बात हो ही गई तो लीजिए थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं दो प्रकार में कौन कौन से हैं। लीजिए पहला कौन सा है, आप कहेंगे यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय। एक नंबर में क्या आ जाएगा, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। कौन सा, एक कोशिकीय जीव, जिसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोलिए, आप लोगों को भी लिखना है मेरे साथ साथ, ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वहीं पे बात कर लें किसकी, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में क्या होती है, दूसरे नंबर में होती है बहुकोशिकीय। क्या होती है, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय
बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एग्जाम्पल में, आप लोग एग्जाम्पल में अगर यहीं पे बात करें, ठीक है, जिनमें एक ही कोशिका पाई जाएगी, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक कोशिकीय जीव, ठीक है। और जिसमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, है ना। यही चीज आप लोग जानते हैं, बोलिए, यही जानते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय में आ गया अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, है ना, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ जाए, बोलिए आगे बढ़ जाए। इतना अगर समझ में आ गया तो बोलिए यस। हाँ, सारे लोग बोलेंगे यस, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ा जाए, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन एक कोशिकीय जीव में जो सिंगल कोशिका होती है, उसी कोशिका में जितने भी क्रियाएं होती है, सारी क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगल सेल में सभी क्रियाएं संपादित होती है या पूर्ण होती है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि सारी क्रियाएं क्या होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा और इसमें कुछ जो है बेसिक इसका हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। और अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताने का प्रयास करता हूं कि जो कोशिका होती है, जो सेल होते हैं, उस सेल के कुछ लक्षण होते हैं। जो कोशिका होती है, उस कोशिका का लक्षण होता है। सेल हो गया, सेल का कुछ अभिलक्षण होगा, आप अभिलक्षण भी कह सकते हैं, आप इसके लक्षण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसके क्या होंगे? कुछ लक्षण होंगे। कहिए गुरुजी इसका कौन कौन सा लक्षण है? 1 मिनट में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये हो गया सेल। इस सेल के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? सारे के गुण होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी के अपने अपने गुण होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो जितने भी बच्चे अभी लाइव क्लास में जुड़े हैं, अगर मैं बोलूं तो जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों के कुछ ना कुछ एक अलग अलग गुण होंगे, है ना। अब सारे बच्चों का तो सेम होगा नहीं, किसी में कुछ क्वालिटी होगी, किसी में कोई क्वालिटी होगा। अलग अलग प्रकार के इसमें क्या देखने को मिलेंगे? गुण देखने को मिलेंगे। ठीक वैसे ही कोशिका में भी अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। तो इस बात को आपको नोट डाउन करना होगा कि कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं। तो यहां स्टार देंगे और स्टार देकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कोशिकीय जीवों का अभिलक्षण क्या होता है या अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन सा होता है। ठीक है, हाँ, अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन सा होता है तो लिखेंगे कोशिकीय जीवों का अभिलक्षण। ठीक है, कोशिकीय जीवों का अभिलक्षण, अभिलक्षण ठीक है, अभिलक्षण। हाँ, सारे का अभिलक्षण है। हाँ, कुछ ना कुछ तो गुण आप में मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, रागिनी कुमारी, चलिए ठीक है, बढ़ जाए। अब लक्षण में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लक्षण इसमें अलग अलग मिलेगा आपको देखने को। पहला अगर लक्षण की बात कर लें, अगर पहले लक्षण की बात करें, इसमें अलग अलग लक्षण देखने को मिलेगा। कहिएगा ऐसा क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, या सीधे बोलिएगा कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें स्वतंत्र जीवन यापन करने की क्षमता होती है। ठीक है, हाँ, स्वतंत्र जीवन यापन करने की उसमें क्षमता होती है। एमडी नसीम बहुत जल्दी ठीक हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, आकाश कुमार, ठीक है। चलिए इसमें लिखिएगा, पहली बात तो इसमें लिखेंगे अभिलक्षण 1 में कि ये स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। कैसे? स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, करते हैं। ठीक है,
स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। अर्थात इसी में लिख के जाइएगा, अर्थात ये कैसे होते हैं, आप कहेंगे ये स्वतंत्र जीवन, हाँ, अर्थात स्वतंत्र जीवन यापन होता है, या लिख के जाएंगे थोड़ा सा कि अर्थात इसमें स्वतंत्र जीवन यापन होता है, स्वतंत्र जीवन यापन होता है, स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है, लिखिएगा का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, ठीक है, हाँ, अस्तित्व होता है। तो मैंने आपको पहला लक्षण क्या बताया, पहला लक्षण ध्यान दीजिएगा, पहला लक्षण यह है कोशिकीय जीवों का कि ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, मतलब फ्री होकर के अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात इसमें स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व, यहां छूट गया है, स्वतंत्र जीवन का, अर्थात इसमें स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे ध्यान दीजिए, दूसरी बात यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये सभी कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं, और यही पॉइंट VBI है, यही पॉइंट आपको VBI है, इसको आपको याद करना ही है किसी भी हाल में कि कोशिका क्या करती है, सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है, बिल्कुल। तो ये बात आप लिखेंगे दूसरा नंबर कि कोशिका, लिखेंगे सभी लोग, हाँ, कोशिका सभी कार्यों को, हाँ, सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है, कार्यों को करने की क्या करती है, क्षमता रखती है, ठीक है। सभी कार्यों को करने की क्षमता कौन रखती है, तो आप कहेंगे कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है, बिल्कुल। इतना बात आप लोग जान गए, इतना बात जान गए, बोलिए इतना चीज अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए। सारे लोग बोलेंगे यस, हाँ, जितने लोगों को समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और आगे जो है इसका सफाया हो जाए। हाँ, लग रहे हैं आप भूल गए हैं, नहीं भूले हैं जी, बिल्कुल नहीं भूले हैं, आप हमारे, हाँ, परिवार के सदस्य हैं, कैसे भूल जाएंगे बताइए। चलिए बोलिए, इतना अगर समझ में आ गया तो सारे लोग लिखेंगे यस यस यस, सारे लोग कमेंट में लिखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे सेल की, कोशिका की। अब सीधे मुद्दा पे आते हैं जो आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने उसके कंसेप्ट को देखा कोशिका से, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब बात आती है ये कोशिका, है ना, कोशिका, ये कोशिका है क्या, ये बात आप जानेंगे। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई है, ठीक है, आधारभूत इकाई है। और जीवों में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो वर्गों में इसको बांटा गया। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा, यानी कि जो कोशिका होती है उस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएंगे। सारे लोग बताएंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टडी ऑफ सेल क्या है, हाँ, माने कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप कहें कि कोशिकाओं का अध्ययन गुरुजी साइटोलॉजी कहलाता है, क्या, साइटोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, साइटोलॉजी, बिल्कुल, हाँ, साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अब बात आती है कि अगर साइटोलॉजी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, यहां पे रहेगा कोशिका का अध्ययन, किसका, आप कहेंगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान रहे या साइटोलॉजी रहे, बात सेम है, ठीक है।
क्लियर, बात दोनों सेम है। चलिए, हाँ परिभाषा दीजिए, एकदम परिभाषा देंगे, परेशान नहीं होइए ठीक है। हाँ, एक पॉइंट भी आपको नहीं छोड़ने वाले हम। जब तक ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तब तक क्लास कोई में नहीं होने देंगे। परेशान नहीं होइए आप लोग, एकदम मजे से पढ़िए। हाँ, कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। कभी कभी डायरेक्ट यही ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें, साइटोलॉजी की परिभाषा की बात करें, लिखिएगा, यहीं से लिखिएगा परिभाषा। परिभाषा डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये क्या हो गया जी। हाँ चलिए डिफिनीशन की बात करते हैं, डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सारे लोग लिखेंगे, बोलिए। हाँ कहिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की बोलेंगे आप लोग भी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ एकदम इजी तो है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेल का यानी कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। सारे बच्चे आंसर देना भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, हाँ तो लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका, जिसके अंतर्गत कोशिका का, जिसके अंतर्गत कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल का, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कोशिका विज्ञान, उसे कोशिका विज्ञान या क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बोलिए, इतना क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ जाए। अब बात यहां ये आती है कि ऐसा कोई ना कोई वैज्ञानिक होगा, कोई महान पुरुष होंगे जिन्होंने इस कोशिका को सबसे पहली बार खोजा होगा। और इसमें यह भी बात आती है कि सबसे पहली बार जब इस कोशिका को खोजा गया होगा तो उस टाइम जो है कौन कौन सी युक्तियां उपलब्ध थी और उसमें खोजने में किस प्रकार से परेशानियां या किस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो उपयोग की गई होगी। बिल्कुल ठीक है, तो मैं आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की यानी किसके द्वारा की गई, तो आपको यह बताना है। चलिए सबसे पहला, और अगर यह समझ में आ गया तो लिखेंगे यस, सारे लोग लिखेंगे समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, कि खोज कैसे हुई, कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई और कैसे खोजा गया कोशिका को। ठीक है, अब मान के चलिए आपको अगर कहा जाए किसी चीज की खोजने की, हाँ रॉबर्ट हुक ने खोजा था गुरुजी, 1665 में खोजा था रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल सर, सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, सब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्टिव की बात करते हैं आप, रॉबर्ट हुक ने क्लियर किया था, खोजा था गुरुजी रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका की खोज की थी, और जो ये कोशिका थी रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, ये कोशिका मृत थी। कैसी थी, मृत थी। देखिए अब रॉबर्ट हुक को क्या पता कि कोशिका मृत है कि जीवित है। जैसे पहली बार अगर आपसे एक बच्चा को आप कहिएगा कि आप नदी में जाइए और जाकर के वहां से अंगूठा को पकड़ लाइए,
ठीक है, ऐठा आपको बीन करके लाना है, तो उस बच्चे को नहीं पता है, उसको वो अज्ञान है, उसको पता ही नहीं है कि मृत कौन होता है, जीवित कौन होता है। तो गया और जाकर के नदी किनारे से ऐठा को क्या किया, पकड़ पकड़ के और कमंडल में डाल दिया और लेके आ गया। जब आप उसको देखे तब आपको लगा कि अरे इसमें ये जो ऐठा है ये जीवित है और ये मृत है, क्योंकि आपको ज्ञान है लेकिन उस छोटे से बच्चे को कोई पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब पहली बार जब कोशिका खोजी गई उस टाइम जो है, जो खोजी गई कोशिका थी वह कैसी थी, तो आप कहेंगे मृत थी। कैसी थी, मृत थी। और उसके बाद जीवित कोशिकाएं खोज हुई थी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो सीधे जाएंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। ठीक है, 1665 में। अब एक बात आती है ये कि 1665 में ठीक है खोजा गया, लेकिन उसके पहले माइक्रोस्कोप बना होगा, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ी होगी। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा, गैलीलियो ने 1610 में। कब, 1610 में। ठीक है, सारी बातें यहां पे समझा देते हैं। 1600 ये क्या हो गया चलिए, हाँ हो गया क्लियर। अब देखिए 1610 में सारी बात लिखेंगे, समझिएगा। 1610 में गैलीलियो के द्वारा, यहां पे समझाते हैं आपको दूसरे स्लाइड पे लेकर के, ठीक है, तब मैं यहां लिखेंगे जी। हाँ ठीक है, अब बताइए 1610 में सबसे पहले क्या हुआ। 1674 में बिल्कुल, चलिए यहां पे पहले समझिए। 1610 में किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा माइक्रोस्कोप की खोज हुई। ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज हुई। और इस खोज के बाद 1665 में जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक, इन वैज्ञानिक ने अपने द्वारा यानी खुद के जो माइक्रोस्कोप था उस पर प्रयोग किया इन्होंने, और प्रयोग करके और तब जाकर के कोशिका की खोज की। अब इसके बाद आती है कि इसमें आप ऐड कीजिए 9 साल, कितना, प्लस में 9 साल कीजिएगा ऐड। इसके बाद माइक्रोस्कोप में लेंस का प्रयोग हुआ, और लेंस प्रयोग के बाद जिसका नाम था एंटनी वान लीवेनहॉक। अब इसमें 9 साल जोड़िएगा तो आ जाएगा 1674। और इस टाइम प्रयोग कर रहे थे जिनका नाम था एंटनी वान लीवेनहॉक। क्या नाम था, एंटनी वान लीवेनहॉक, एंटनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने जो है कोशिका की फिर से खोज की, जीवित कोशिका, कौन सी, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने कर दी। ठीक है, किसने की, जीवित कोशिका की खोज, तो आप कहेंगे एंटनी वान लीवेनहॉक ने इसको खोजा। ध्यान दीजिएगा, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, ये कोशिका कहां से खोजी गई, तो आप कहेंगे कार्क कोशिका से। कहां, कर्क कोशिका से खोजी गई। और कर्क कोशिका से खोजी गई जो कोशिका थी, कर्क कोशिका से जो खोजी कोशिका थी वह कैसी थी, मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। लेकिन इसके बाद जो एंटनी वान लीवेनहॉक जो थे, इन्होंने किस पर, किस पे, जल पर प्रयोग किया, यानी जल के नमूने को लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें उनको बैक्टीरिया और प्रोटोप्लाज्म दिखाई दिए, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ दिखाई पड़ा। और ये कैसी कोशिका थी, तो जीवित कोशिका थी। कैसी, जीवित कोशिका थी। ठीक है, कैसी कोशिका थी, तो आप कहेंगे जीवित कोशिका थी। तो दोनों बात आप समझ गए, बोलिए। ग्रुप में लिंक नहीं डाला गया है सर। अच्छा, इसका लिंक ग्रुप में नहीं है, कोई बात नहीं, अब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास में है ठीक है। अच्छा हाँ,
ठीक है, कोई बात नहीं, लिंक नहीं है तो ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हमारे टेक्नीशियन कहीं गए होंगे किसी काम से, इस वजह से, है ना, इस वजह से लिंक नहीं डाले होंगे, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए बस है ना। हाँ, आप लोग आ गए हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है ठीक है, कि एकदम बिल्कुल टाइम पर आप लोग आ जाते हैं। बस लिंक जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको 4 बजे अपने क्लास में आ जाना है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो चलिए बढ़िया आगे। इतनी बात तो आप समझ गए। देखते हैं, हाँ, कोशिका की खोज पर बात हुई थी कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसमें लिख लीजिएगा, बोलिए, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो हम नहीं लिखेंगे, आप बोलिएगा कि 1610 में गैलीलियो द्वारा माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। इसके बाद कौन है, रॉबर्ट हुक, कौन है, तो लिख लीजिएगा कि लिख दे, बोलिए। हाँ, नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, लिख लीजिएगा तो आगे बढ़ जाएंगे ठीक है। हाँ, राजा बाबू बोलिए, लिख लीजिएगा। हाँ, फास्ट फास्ट फास्ट, अरे फास्ट चलेंगे, फास्ट चलेंगे, कहीं पे चल हो जाते हैं आप लोग, समझ में आएगा। ज्यादा फास्ट हो जाएंगे तो फिर आप, कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जो 0 लेवल से जा रहे हैं, तो उनको भी समझाना है ना, अपना परिवार है जिसको एक साथ लेके चलना है, बिल्कुल। हाँ, लिख लेंगे सर जी, ठीक है। कैसे लिखिएगा कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए चलिए, यहां पर हमें आंसर का सिंबल देते हैं, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। सारे चीज बता भी दी आपको कि गैलीलियो के द्वारा 1610 में माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक है और इन्होंने कार कोशिका, लकड़ी के कार कोशिका पर अपना प्रयोग किया। प्रयोग के दौरान उसमें उन्होंने अनेकों कोठारियां देखी, है ना, अनेकों क्या देखी, थोड़ा सा समझा देते हैं। अनेकों उन्होंने क्या देखी, कोठारियां देखी, थोड़ा सा कोठारियां बना देते हैं, ठीक है। अनेकों इन्होंने क्या देखी, कोठारियां देखी, और इसी कोठारी का नाम इन्होंने क्या दिया, इस कोठारी का नाम इन्होंने सेल रखा। क्या रखा, सेल रखा, बिल्कुल समझ गए। ये जो कोठारी आप देख रहे हैं, इस कोठारी का नाम उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इस कोठारी का नाम सेल दे दिया। ये हो गया कोठारी, क्या बोलेंगे, कोठारी है। और इस कोठारी का नाम उन्होंने क्या दिया, सेल दिया, यानी कोशिका रखा, ठीक है। हाँ, कोशिका रखा। ध्यान दीजिएगा, इस कोठारी और इसका जो निर्माण हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि ये सेल नाम आया, ये सेल नाम कहां से आया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेल नाम कहां से आया, सेलुला से आया, कहां से, सेलुला से आया, ठीक है। अब थोड़ा सा बता ही देते हैं इसमें कि जो सेल नाम आया वो कहां से आया, सेलुला से आया। और सेलुला का अर्थ क्या होता है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है खाली स्थान। क्या होता है, खाली स्थान, खाली स्थान या रिक्त स्थान, क्या, रिक्त स्थान, ठीक है। हाँ, खाली स्थान या रिक्त स्थान इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब लिख लीजिएगा, हमको उम्मीद है, ठीक है, लिख लीजिए सर। अरे बारे, अभी यदुवंशीकरण लिख दीजिए अब इसको मिटाना पड़ेगा तब तो, क्या बात करते हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, लिखे, लिखेंगे 1610 में गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप तेजी में लिखेगा, माइक्रोस्कोप गलती हो जाएगा, माइक्रोस्कोप की खोज की, माइक्रोस्कोप की खोज की, ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज की। इसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने लकड़ी के, लड़की मत लिख दीजिएगा, लकड़ी के कार कोशिका पर प्रयोग किया, जिसमें उन्हें अनेक कोठारियां
दिखाई दी, कोठारियां दिखाई दी, दिखाई दी। इन प्रत्येक कोठारी का नाम, कोठारी का नाम उन्होंने सेल दिया। क्या दिया? सेल दिया या सेल रखा? सेल दिया, ठीक है, सेल दिया, ठीक है। हाँ, उन अनेक कोठारी का नाम इन्होंने क्या दिया? सेल दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। क्या ये 1999 कोर्स का बता रहे हैं आप? चलिए बोलिए, अब हो गया क्लियर? सारे लोग बोलेंगे क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी से जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाइए, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। बिल्कुल, बढ़ जाए आगे। सारे लोग बोलिए यस, बोलिए जल्दी से, बढ़ जाए आगे। समझ में आया तो बोलिए यस यस यस, जल्दी से। अगर इतना समझ में आ गया तो बोलिए सेल, एसीएल नहीं, वो सेल मतलब बेचना होगा। कुछ बच्चे जो है एसईएल लिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा वो, ये एसईएल नहीं, CELL लिखिए। जी सर क्लियर है, क्लियर है। चलिए 1299 नहीं, 1200। गुरु जी राधे राधे, राधे राधे जी। चलिए जी सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे लोगों को क्लियर हो गया इतनी बातें। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को जैसा कि बताए थे कि जब कोठारी उन्होंने देखा तो कोठारी का नाम उन्होंने क्या दिया? सेल दिया। तो आपको ये तो पता हो गया कि ये जो है कोठारी है, क्या है? ये अनेकों कोठारियां उन्होंने जो देखा, ये जो उन्होंने अनेकों कोठारियां देखा, आप लोग भी बना सकते हैं ना जी, ऐसे तो बना ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये अनेकों जो कोठारी उन्होंने देखा, ये है कोठारी, ठीक है। तो ये कोठारी जो उन्होंने देखा, अनेकों कोठारियां, इस कोठारियों से इसका नाम उन्होंने दिया क्या? सेल, ठीक है। और ये सेल आया कहां से? सेलुला से आया। कहां से? सेलुला से ये लिया गया। और इस सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सेलुला का अर्थ होता है गुरुजी, सेलुला का अर्थ होता है क्या? बोलिए, रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान या खाली स्थान, खाली स्थान, ठीक है। हाँ, फिर दोबारा लिखना पड़ा, रिक्त स्थान या खाली स्थान, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे अब अगर पूछा जाए, अगर अब आपसे पूछा जाए कि ये कहां से आया, ठीक है, अब आप लिख सकते हैं, अब आराम से आप लिख सकते हैं कि सेल या कोशिका शब्द लैटिन भाषा, कहां से? लैटिन भाषा से लिया गया, ठीक है। लिखिएगा, यहां स्टार देके लिख लीजिएगा, यहां पे स्टार देके लिखिएगा। सेल या कोशिका शब्द, कोशिका शब्द छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हम अगर ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, जो आपके दिमाग की बत्ती को खोल दे, ठीक है। अभी लिव क्लास नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, अभी पढ़िए, ठीक है। सेल या कोशिका शब्द लैटिन भाषा, सेलुला, लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है, ठीक है। बोलिए, इतना समझ में आया? बोलिए, चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, टेस्ट ले ले, 2-3 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों से। मजा आ रहा है सर? एकदम मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए सर। आज और 25 मिनट पढ़ाइए प्लीज सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब बोलिए, टेस्ट ले ले आपका, बोलिए एक टेस्ट हो जाए, बोलिए एक टेस्ट हो जाए।
आप कहेंगे तो एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ले लीजिए टेस्ट। आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो टेस्ट के लिए तैयार हैं तो अभी टेस्ट आपका हो जाने वाला। लीजिए, टेस्ट में पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन आया, कोशिका या सेल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम एक टेस्ट में। अब तो कहिए गुरुजी ये बात तो आप बताए ही नहीं, आप ये बात बताए ही नहीं। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन पहले आपसे पूछते हैं, बताइए सर्वप्रथम सेल, सर्वप्रथम सेल या कोशिका, है ना, कोशिका लिख देता पहले, सर्वप्रथम कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका यानी सेल, सेल शब्द, है ना, किसने दिया? किसने दिया? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बोलिए। क्या बात है, हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट हुक गुरुजी, रॉबर्ट हुक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल का नाम दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग के आंसर आ रहे हैं, मजा आ रहा है कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका यानी सेल शब्द दिया, बिल्कुल। तो लिखेंगे रॉबर्ट हुक, किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग। रॉबर्ट हुक किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया, रॉबर्ट हुक, हाँ रॉबर्ट हुक ने दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, बोलिए। हाँ आपके ये यस गुरुजी, पूछ लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाँ ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कहाँ रहा? पूछे ही नहीं, छोड़िए। हाँ सन भी आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सन भी आप लिख रहे हैं 1665 में, ठीक है। चलिए 1665 में। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? बोलिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की, बताइए। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? हाँ बिल्कुल, इसका भी सर जो है रॉबर्ट हुक ही होगा, बिल्कुल। इसका भी आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक सही है, बिल्कुल। रॉबर्ट हुक 1665 में, कब किया? 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जब अगर कोशिका भित्ति की बात आती है, जब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जब कोशिका कार कोशिका पर अपना प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ से जो कोशिका है, चारों तरफ से कोशिका है एक मोटी आवरण के द्वारा घिरी हुई है, और उस मोटी आवरण का नाम उन्होंने भित्ति रखा, सेल वाल रखा, कोशिका भित्ति रखा। क्या रखा? कोशिका भित्ति रखा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की? हाँ लिखिए, कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? हाँ, कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय किसको दिया गया, बताइए। तो आप कहेंगे कि जब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज करनी शुरू की, उस टाइम उन्होंने लकड़ी की जो कार कोशिका थी उसमें उन्होंने देखा कि चारों तरफ से मोटी आवरण पाई जाएगी, और उस आवरण को उन्होंने नाम दिया सेल वाल। क्या नाम दिया? सेल वाल नाम दिया, जिसको कोशिका भित्ति कहा जाएगा। तो ये भी आप आंसर लिखेंगे रॉबर्ट हुक। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। तो बिल्कुल सही आप लोग गए कि तीनों क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। तीनों का जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया, बिल्कुल करेक्ट। रॉबर्ट हुक ने गुस्सा करके तो आंसर नहीं दे रहा है ना जी। गुस्सा करके आंसर नहीं देना है, हंसते हुए आंसर देना है, बिल्कुल ठीक है। सेल वाल, हाँ बिल्कुल, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, यहां पे लिख देते हैं
सेल वॉल, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, इसी को बोला जाएगा। और जब सेल मेम्ब्रेन की बात होगी तो आप कहेंगे ये सेल मेम्ब्रेन किसका है, कोशिका झिल्ली का है। ठीक है जी हाँ, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा देखिए, हाँ थोड़ा सा आगे देखिए क्या है, लीजिए जीवित कोशिका की खोज की बात होगी। अब किसकी, जीवित कोशिका की खोज की बात होगी। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? अभी आप लोग एंटनी वान लीeuwenhoek की बात किए थे। एंटनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब बात यह आती है कि एंटनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका के खोज के लिए किस नमूने को लिया? तो आप कहेंगे कि बारिश का पानी। किसको लिया? बारिश के पानी को उन्होंने लिया नमूना के रूप में, और उस नमूने को कहां रखा? स्लाइड पे रखा, माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप पर रखा, और माइक्रोस्कोप पर रखने के उपरांत ही उन्होंने देखा कि इसमें अनेकों बैक्टीरिया है, अनेकों बैक्टीरिया है, इसमें प्रोटोजुआ भी है। तब उन्होंने कहा कि ये जो है जीवित कोशिका है। अब खोज हो गई किसकी? जीवित कोशिका की खोज हो गई थी। 1674 में ये काम हुआ, 9 साल उसमें जोड़ लेना है 65 वाला में। ठीक है, बिल्कुल, पहले इसको समाप्त कर लेने दीजिए। हाँ, बारिश के पानी को नमूने के रूप में लिया, बिल्कुल। हाँ, उसी नमूना को माइक्रोस्कोप पर रखा। विशु कुछ कह रही है सर, है क्या कह रही है बताइए? हाँ, अभी कुछ नहीं कहना है, पहले इसको समाप्त कर लीजिए तब कुछ कहिएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, पानी को उन्होंने नमूने के रूप में लिया। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो यह पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने और कब की? आराम से आप बता दीजिएगा, बोलिए, आराम से बता दीजिएगा कि जीवित कोशिका की खोज, यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा ना, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटनी वान लीeuwenhoek ने। किसने किया? एंटनी वान लीeuwenhoek ने। कब किया? 1674 में। कब किया? 1674 में किया। ठीक है, इधर लिखते हैं, अटा नहीं यहां पे, या इसको मिटाते हैं। एंटनी वान लीeuwenhoek कब? 1674। दिख जाएगा ना? हाँ, दिख जाएगा। ठीक है, एंटनी वान लीeuwenhoek। नमूना क्या होता है सर? अरे बाहरी वाल, नमूना नहीं पता है आप लोगों को? नमूना को कहते हैं पीस। हाँ, पीस है। नमूना का मतलब ये होता है जिस पर उन्होंने प्रयोग किया, समझ गए? जिस पर उन्होंने प्रयोग किया उसको कहते हैं नमूना। जैसे अब हम कहते हैं कि गेहूं, आप देखेंगे गेहूं जब खेत में डालना होता है तो सबसे पहले उसके नमूने को लिया जाता है, उसमें से गिन गुन करके, और 20 गो गेहूं लेकर के पहले अलग उगाया जाता है। उसकी जर्मिनेशन पावर देखी जाती है कि कितना जम रहा है, उसमें से उसका एवरेज जमने की क्षमता क्या है। तो वही होता है नमूना, जिस नमूने पर उसको प्रयोग करना है। ठीक है, जिसमें उसने जिस पर प्रयोग किया उसको कहते हैं नमूना। ठीक है, हाँ, नमूना बता दिए। हाँ, मुन्ना कुमार नमूना बता दिए। एंटनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा। कैसे कहते हैं सर? सेप 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 सेप, क्या होता है सेप सेप? बोलिए, चलिए लिखेंगे जीवित कोशिका के लिए। हाँ, लिखेंगे एंटनी वान वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका के खोज के लिए बारिश के पानी, समझ में आता है ना? बारिश के पानी। हाँ, थम के बरस ना जी। हाँ, बारिश के पानी। किसके लिए? खोज के लिए बारिश के पानी, बारिश के लिए नमूने के रूप में, नमूने के रूप में
के रूप में बारिश के पानी बारिश के पानी को लिया, पानी को माइक्रोस्कोप में, किसमें? माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, लिख देते हैं क्वेश्चन में, यानी सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। जब उन्होंने बारिश के पानी को लेकर के और माइक्रोस्कोप में देखा, तब उन्हें क्या दिखाई दिया कि इसमें स्वतंत्र रूप से अनेकों बैक्टीरिया तैर रही है, इसमें अनेकों बैक्टीरिया क्या हो रही है? तैर रही है। ऐसे कहिएगा तो बताइए, आप बच्चे नहीं हैं, अब आप 11th में चले गए हैं। एक बच्चे कह रहे हैं कि छुट्टी कर दीजिए, बच्चे की जान लीजिएगा क्या? 1 घंटा भी नहीं हुआ, बताइए, 1 घंटा 10 मिनट हुआ और आप कह रहे हैं कि बच्चे का जान लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चे थोड़े रह गए आप, बोलिए। बच्चे नहीं है अभी। शुभम शर्मा बोल रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखा, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तब उनको क्या दिखाई दिया? जैसे माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो देखा कि इस पानी में, जो बारिश का पानी है, जो नमूने के रूप में लिया गया है, उस पानी में स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ दिखाई पाए गए। और तब उन्होंने क्या किया? उसका भी नाम दे दिया कि यही तो है जीवित कोशिका। क्या है? जीवित कोशिका। तो आप कहेंगे माइक्रोस्कोप में देखा, तब उनको क्या दिखाई दिया? देखा तो पाया कि, लिखेगा, तो पाया कि स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया, स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फिर कोमा देकर के प्रोटोजुआ विद्यमान थे, उपस्थित थे, ठीक है। हाँ, उपस्थित थे, क्लियर। हाँ, तब जाकर के ये खोज हो गई। सर अभी और पढ़ाई ना सर। अभी नहीं हुआ है, बिल्कुल। टाइम ओवर हो गया सर, एकदम टाइम ओवर हो गया। अब कल जो है सीएल थ्योरी देखिएगा और सीएल थ्योरी में बहुत मजा आएगा, ठीक है। हाँ, तब आप हमनी के बच्चा जी क्यों बोलते हैं? अच्छा, शुभम जी कह रहे हैं कि जब हम लोग बच्चे नहीं हैं तो फिर आप हम लोग को बच्चा जी क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो अब बच्चा जी आप लोगों को नहीं बोलेंगे, अब आप लोगों को शेर बोलेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के सारे शेर और शेरनी हैं। चलिए, लाइट भी चली गई, ठीक है। और ये हमारी आप लोग जैसे बोले कि छोड़ दीजिए, अब ये लाइट भी चली गई और लाइट जाने की वजह से अब लग रहा है कि ये पूरा जो है सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्लास को भी क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास की अगर बात कर ले तो इस क्लास में, कल वाले अगर क्लास में आते हैं तो निश्चित रूप से मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में किसको लेके आएंगे? सेल थ्योरी को लेकर के आएंगे। किसको? नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्लास में किसको लेके आएंगे? बोलिए, सेल थ्योरी। किसको? सेल थ्योरी आएगा। और इसी सेल थ्योरी में दो वैज्ञानिकों ने अपना धमाल मचाया। और इस सेल थ्योरी में दो वैज्ञानिक कौन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, हाँ, जिसका नाम था एम स्लाइडेन। क्या नाम था? एम स्लाइडेन। और दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था टी स्वान। क्या नाम है? टी स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने धमाल मचाया और धमाल मचा करके और सेल थ्योरी दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। अब कल हम लोग इस क्लास को धमाल मचाएंगे और एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि ये सेल थ्योरी होता क्या है। और यही सेल थ्योरी से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका जीवन की
जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यहां पर इस सेल थ्योरी के द्वारा ये पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारी जान ले रहे हैं आप। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी पढ़ा दें ताकि दिक्कत ना हो, आगे थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे फटाफट वन शॉट लेकर के, तो आप लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आगे कल जो हम लोग सेल थ्योरी लेकर के आएंगे। आप सभी लोग तैयार रहिएगा और बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग जो है इस पहली क्लास में इतनी ज्यादा संख्या में जुड़े, है ना, मजा आएगा। और जब पहली क्लास आपको समझ में आ गई ना, तो इसके बाद वाली सारी क्लास आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई, क्योंकि यही बेस है। अब सेल का बेस आप समझ गए, अब धीरे धीरे आगे पढ़िएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए सर, पूरा समझ में आ गया। चलिए बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो, कैसा लगा, हम एक ही बार लेते हैं, क्लास कैसा लगा बताइएगा। क्लास आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार लाइक कर देंगे और लाइक के साथ साथ आप शेयर भी कर देंगे सारे लोगों के पास, जहां जहां जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। एक बार शेयर तो होना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो 2 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से पूछ सकते हैं। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद आपका। हाँ, क्लास मस्त लगा सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा क्लास। ठीक है, बाय बाय गुरु जी। एक बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सर। विद्युत में क्रमबद्धता बताइए। अरे, विद्युत में क्रमबद्धता हम कैसे बताएंगे बताइए। हाँ, अब हमसे अगर पूछ रही है तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए, सब याद हो गया सर। ठीक है, हाँ एकदम याद हो जाएगा। अगर क्लास में आपको, अगर आपको 80% नहीं याद होता है, अगर आपको क्लास में 80% याद नहीं होता है, तो हम आपको फुली गारंटी दे देते हैं कि आपको पूरी जिंदगी भर आपको याद नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, अगर पढ़ते टाइम अगर सामने आपके टीचर है और टीचर के पढ़ाते समय अगर आपको 80% नहीं याद होता है, तो उसके बाद कबो याद नहीं होगा, कबो याद नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो इसलिए जब आपको समझाया जाता है, उसी टाइम प्रयास कीजिए कि उसको समझने का। अगर समझ गए तो एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, आसानी से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में। सेल क्या, सेल सांस लेती है, ओहो, कल इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, हाँ, कोशिकीय श्वसन तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हाँ, कोशिकीय श्वसन पढ़े होंगे। उस पर भी बात करेंगे हम लोग। अरे रुकिए, अभी रिवीजन करिए ना, अभी 8 चैप्टर चल रहा है, अभी बाकी है, अभी 10 गो चैप्टर, 11 गो चैप्टर बाकी है। अभी रिवीजन के चक्कर में लग गए, अभी रुकिए, अभी चलने दीजिए ऐसा ही। हाँ हाँ, एकदम मजा आएगा हमारे साथ पढ़ने में, आपको एकदम मजा आएगा। हम बताते तो हैं, बायोलॉजी एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। फिर भी जो भी डाउट होगा आप कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।